गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आदिम समाज की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। मेलिनोवस्की, ब्राउन, इवांस, प्रिचार्ड, रेडक्लिफ आदि मानवशास्त्रियों का मत है कि प्रत्येक समाज में राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व होता है जो कि क्षेत्रीय ढांचे से क्रियान्वित होती है। सामान्य तौर पर राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ राज्य या सरकार से लगाया जाता है, लेकिन आदिम समाज के संदर्भ में इसका कुछ अलग अर्थ है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार राजनीतिक संगठन संपूर्ण संगठन का वह भाग है जो शारीरिक शक्ति के प्रयोग के नियंत्रण तथा नियमितता से संबंधित है। आदिम समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। आदिम समाजों में राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही सरल और सादी है। आधुनिक समाज की भांति व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो हम देखते हैं, इनके द्वारा वहाँ पर शासन नहीं चलाया जाता। आदिम समाजों में संवैधानिक प्रतिबंधों का अभाव है। इस प्रकार के समाजों में लोकमत, प्रथाएं, धर्म और अधिकार, कर्तव्य व बंधुत्व संबंधित सरकार के संवैधानिक और प्रबंधकारी कार्यों को पूरा करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। आदिम समाजों में कानून व्यवस्था का आधार अधिकार और कर्तव्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से बाध्य किया जाता है। आदिम समाज में प्रथाओं को ही कानून का रूप माना जाता है। समाज में संगठन को बनाए रखने का माध्यम प्रथाएं ही होती है। आदिम राजनीतिक व्यवस्था में सरकार और कानून का अस्तित्व तो होता है, परंतु आधुनिक सभ्य समाज की भांति इनका स्वरूप निश्चित नहीं होता है। आदिम समाजों में व्यक्ति को कानून की पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो स्वाभाविक रूप से ही अपने बनाए कानूनों का पालन करते जाते हैं। श्री मिल्स तथा हाइजर ने आदिम राजनीतिक व्यवस्था को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वो रखते हैं कि ऐसे समाज जिनमें राजनीतिक व्यवस्था सही अर्थों में नहीं होती है। इन समाजों में व्यक्तिगत परिवारों के मुखिया से अलग अन्य कोई नेता नहीं होता है। ऐसा समाज छोटे आकार तथा विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ हो सकता है। उनके अनुसार दूसरी श्रेणी में वे समाज आते हैं जिनमें राजनीतिक रूप से संगठित राज्यों के संगठन, गिरोह या कबीले आते हैं। इस प्रकार के समाजों में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। इस प्रकार के समाजों में युद्ध प्राय होते रहते हैं, इसलिए युद्ध को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। लेकिन हारे हुए समाज का भी वो राजनीतिक पतन नहीं कर पाता है, जबकि क्षेत्रीय जो एक संगठन है, क्षेत्र पर अधिकार करने की प्रवृत्ति अधिक रहती है। तीसरी श्रेणी में वे आदिम समाज आते हैं जो राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेते हैं और उनसे हर्जाना वसूल करते हैं, और हारे हुए समाज को भी अपने ही राज्य में मिलाकर राज्य के उपभाग के रूप में माना जाने लगता है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे समाजों में शासन की बागडोर एक वंशानुगत अभिजात वर्ग के हाथ में होती है जो अपने पूर्वजों के अनुसार उनकी योग्यता को भांपता है।